हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे इवैल्यूएशन का टॉपिक। जैसे कि हम जानते हैं कि इवैल्यूएशन का टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इवैल्यूएशन मतलब होता क्या है। जैसे कि कोई टीचर क्लास में पढ़ा रही हैं तो पढ़ाते वक्त उसी टाइम पे सारे बच्चों को वो टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो उन बच्चों को, सारे बच्चों को इक्वल वे में लाने के लिए टीचर कुछ असेसमेंट या कुछ इवैल्यूएशन के तौर पे बच्चों को पढ़ाती है। और इसी तरीके से आज इवैल्यूएशन के हम टाइप्स भी देखने वाले हैं और बच्चों को इवैल्यूएट करके ही हम उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, जिसके वजह से टीचिंग लर्निंग और भी ज़्यादा आसान और मज़ेदार हो जाती है। तो आपको भी पता है इवैल्यूएशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। Evaluation is the collection of analysis and interpretation of information about any aspect of a program of education or training as part of a recognized process of judging its effectiveness, its efficiency and any other outcomes it may have। और जैसे कि हम जानते हैं कि इवैल्यूएशन क्या है, कलेक्शन है एनालिसिस का। एनालिसिस का मतलब आप भी जानते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करना, समझना, उसका अर्थ निकालना। और इंटरप्रिटेशन जानकारी के बारे में समझना। और इस तरीके से जो प्रोग्राम्स होते हैं एजुकेशन के और ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि जज करती हैं कि कौन सा पर्सन, एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट इस एम को पा सके हैं या नहीं पा सके हैं, उसकी ग्रेटनेस, उसकी कौशल्य को मापते हैं और जो चीज़ पिछड़ी रह गई है उस पर वो काम करते हैं, उसे इवैल्यूएशन कहते हैं। Evaluation and assessment, although often used interchangeably, refer to different levels of investigation. Evaluation is concerned at the macro and holistic level of the learning event, taking into account the context. तो इवैल्यूएशन और असेसमेंट ये दोनों एक ही हैं और इन दोनों को एक अलग अलग लेवल पे खोजा जाता है या देखा जाता है। और जैसे कि एजुकेशन में आप देखेंगे कि इवैल्यूएशन को छोटे पैमाने और बड़े लेवल दोनों वे में इसे देखा जाता है पढ़ाई के टाइम पे। और ये एक of learning and all the factors that go with it, whereas assessment can be seen as the measurement of student learning and is one of the elements that go into an evaluation. The macro level, one aspect of any sound evaluation is the allowance for the unexpected। तो जैसे कि बच्चों में इवैल्यूएशन हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड कि उन्हें कौन सी चीज़ कितनी समझ में आई है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यांकन होता है जो कि छोटे पैमाने में होता है और ये एक बहुत ही बड़ा असर देता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। यानी बच्चों में हम लर्निंग प्रोसेस अच्छी तरीके से विकसित कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। How do you use the different types of assessment in your classroom to promote student learning? बच्चों के पढ़ाई में इंटरेस्ट आने के लिए आप किस तरीके से मूल्यांकन को अपने क्लास में यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट लाइक टेस्ट। बच्चों को टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टेस्टिंग कैन कंट्रीब्यूट टू मैथ एंग्जाइटी मैथ एग्जाइटी। हाँ, बच्चों के अंदर जो मैथ का एक डर होता है उसी सिर्फ उस चीज़ में हम एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इवैल्यूएशन को। वैसे बच्चों को टेस्ट नहीं आता है, बट हाँ, रिवीजन एग्जाइटी एक बच्चों के अंदर जो होती है वो दूर करने के लिए आप टेस्ट एक ऑप्शनल ले सकते हैं। फॉर मेनी स्टूडेंट असेसमेंट कैन बी डिफ़िकल्ट टू स्ट्रक्चर प्रॉपरली एंड टाइम कंज्यूमिंग टू ग्रेड, एंड एज अ टीचर यू नो दैट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इज सो मच मोर दैन अ नंबर ऑन अ रिपोर्ट कार्ड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग बच्चों के मूल्यांकन के लिए टीचर के लिए बहुत ही कठिन होगा कि उनके सभी बच्चों के लिए मूल्यांकन के लिए पेपर तैयार करना या उसकी संरचना को तैयार करना, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। और उसके द्वारा उन्हें ग्रेड देना, ये सारी चीज़ें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए
टीचर के, जैसे कि हम भी एक टीचर है तो हम जानते हैं कि मूल्यांकन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ना कि जो बच्चों के कार्ड में नंबर दिए जाते हैं उसे दी जाती है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, बार बार उन्हें रिवीजन कराने पर या काफ़ी चीज़ें खोजबीन करने पर ही उन्हें वो चीज़ समझ में आती है। तो इसी प्रकार से बच्चों का प्रोग्रेस उसके रिपोर्ट कार्ड में नहीं होता है, तो उसके व्यवहार में होता है, उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है इवैल्यूएशन के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देन द 6 टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आर, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके टाइप्स कितने हैं, 6। तो पहला है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, समेटिव असेसमेंट और इप्सेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, क्रिटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, नैदानिक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव के हम क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। समेटिव को योगात्मक मूल्यांकन। इप्सेटिव असेसमेंट नॉर्म रेफरेंस, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। क्रिटेरियन भी मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में ही आएगा। उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नैदानिक मूल्यांकन के बारे में। तो इसके ऊपर एक आप ड्राइंग देख लीजिए, शायद आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। डायग्नोस्टिक क्या है कि बच्चों के दिमाग में जाकर खोजबीन करना कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो आप समझ रहे होंगे इस पिक्चर को देख के कि टीचर इस चीज़ के बारे में खोज करते हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं या उनके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है या कहाँ पे कमी आ रही है, और उस चीज़ में निदान यानी उसके ऊपर उपचार करने के बाद ही टीचर आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। When you structure diagnostic assessment around your lesson, you will get the information you need to understand student knowledge and engage your whole classroom. तो जैसे कि आप संरचना करते हैं नैदानिक असेसमेंट का, मूल्यांकन का, तो आपने लेसन में जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं, उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपको ज़रूरत है बच्चों के बारे में समझने में कि वो कितने उन्हें कितना नॉलेज है, और उसके बाद ही आप अपने पूरे क्लास को इंगेज कर पाते हैं अपनी पढ़ाई में, या फिर बच्चों के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है और आपको देनी है, इसकी ये पता लगते ही आप उस चीज़ के बारे में आगे जाना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सम एग्जाम्पल्स टू ट्राई इंक्लूड माइंड मैप्स। माइंड मैप्स हम बच्चों को दे सकते हैं, फ्लो चार्ट देते हैं, KWL चार्ट देते हैं, जिसका मतलब होता है व्हाट आई नो। के मतलब नो, व्हाट आई नो यानी मुझे कितना पता है, व्हाट आई वांट टू नो यानी मुझे कितना पता होना चाहिए, व्हाट आई लर्न या मैंने कितना पढ़ा, इसके बारे में पता करना इस चार्ट से। शॉर्ट क्विजेस, छोटे छोटे क्विजेस दे देना, जम्बल्स होते हैं क्विजेस मतलब कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस। देन जर्नल एंट्रीज होती है, स्टूडेंट रिफ्लेक्शंस होते हैं, यानी बच्चों को क्वेश्चंस करके टाइम पे उनसे आंसर, टाइम लिमिट दे देना और आंसर की उम्मीद करना, तो ये होता है स्टूडेंट रिफ्लेक्शन। देन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, जो एक ग्राफ करते हैं, लेखक और संगठना होती है उनकी लेखनी संगठना, वे करना। लिख कर बोर्ड में बच्चों को कहना पता लगाने के बारे में। क्लासरूम डिस्कशंस, यानी बच्चों को कोई टॉपिक दे देना और बच्चों से उस पर डिस्कस करने के लिए कहना। उसके बाद देखेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स कैन ऑल्सो हेल्प बेंचमार्क स्टूडेंट प्रोग्रेस। कंसिडर गिविंग द सेम असेसमेंट एट द एंड ऑफ द यूनिट सो स्टूडेंट कैन सी हाउ फार दे हैव कम। तो जैसे कि डायग्नोस्टिक मूल्यांकन में नैदानिक मूल्यांकन में हम देख सकते हैं, ये मदद करता है जो बेंचमार्क प्रोग्रेस होते हैं बच्चे, यानी जो बच्चे बेंचमार्क होता है, जैसे कि बच्चे ने इस टॉपिक में बच्चा बहुत ही वीक है, जिसे कि टीचर को पता है, उस हिसाब से ही टीचर फिर समझ लेते हैं और कंसिडर गिविंग द सेम असेसमेंट, और उन्हें एक सेम पैमाने में रख के उन्हें मूल्यांकन देना, और फिर एट द लास्ट एंड सो स्टूडेंट कैन सी हाउ दे हैव फार कम, यानी बच्चे इस मूवमेंट को समझते हैं कि वे कितने दूर तक आ चुके हैं। जब वे एक ही मतलब बेंचमार्क जो स्टूडेंट होते हैं पिछड़ गए हैं वो थोड़े से पढ़ाई में, उनके ऊपर डायग्नोस्टिक यानी कि नैदानिक मूल्यांकन हुआ है, अब उन्हें वो चीज़ आने लगी है
और लास्ट के एंड में बच्चों को एक यूनिट दे देना और उसी के बेस पे क्वेश्चन आंसर्स देना, ताकि बच्चे ये समझ पाए कि वे कहाँ तक पहुँचे हैं या उस टॉपिक को कितना समझ पाए हैं। यहाँ का मतलब यही है। उसके बाद हम देखेंगे यूजिंग प्रोडिजी फॉर डायग्नोस्टिक। कौतुक, प्रोडिजी का मतलब होता है कौतुक, यानी बच्चों की प्रशंसा करना। वन यूनिक वे ऑफ डिलीवरिंग डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज टू यूज अ गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट engages your students to set up a diagnostic assessment. Use your assessment tool to create a plan that guides students through a skills and automatically drops them down to prerequisites when necessary. यानी कि बच्चों को एक गेम के द्वारा उनके अंदर उपचार करना, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, ये एक आप गेम के द्वारा कर सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए एक सेट करना निदान असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन, और उसे यूज़ करना, टूल्स को यूज़ करना और एक प्लान बनाना, बच्चों को गाइड करना है, डिस्कस के लिए उनके कौशल्य को इस्तेमाल करना है, या फिर उन्हें खुद ही उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, या फिर उन्हें प्री रिक्विसाइड यानी उन्हें पहले जो पढ़े थे उसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी मदद करना, ताकि बच्चे अपने काम को खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से कर सकें। तो इस तरीके से बच्चों को एक मतलब बच्चों को गाइड करना है, उनकी प्रशंसा करनी है उनके छोटे छोटे स्टेप से, और उनके पास एक चैलेंज दे देना है और उन्हें गाइड करना है कि पहले वो क्या पढ़े थे और उसका रिलेशन इससे क्या है। तभी बच्चे को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो यही एक डायग्नोस्टिक प्रोडिजी का एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस है जो कि काफ़ी हेल्पफुल हुआ है बच्चों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में देखेंगे। ये देखिए आप यहाँ बच्चे कर क्या रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं। असेसमेंट पे बच्चे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, सर्च करना, खेलना, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एंड देन वो खुद से भी कुछ रीड करते हैं। तो ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जहाँ पे बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें खोजबीन की जाती है और उनके अंदर वो चीज़ डाली जाती है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा, ताकि बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकें और खुद का प्रोग्रेस समझ सकें। तो अब जैसे हम यहाँ देखेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग वाइल दे टीच। जब टीचर पढ़ाती है तब टीचर ये समझ पाए कि बच्चा कितना समझ रहा है उनकी पढ़ाई को या कितना समझा है। एंड एडजस्ट देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली, और उन्हीं के हिसाब से टीचर उन्हें पढ़ाए। मीनिंगफुली लर्निंग इन्वॉल्व प्रोसेसिंग न्यू फैक्ट्स, और जैसे कि अर्थपूर्ण तरीके से टीचर पढ़ा रही है तो वे बच्चों को भी उनके फैक्ट्स में या उनके अवसर में उन्हें इन्वॉल्व करें। एडजस्टिंग अज्यूप्शन एंड ड्राइंग न्यूएंस्ड कंक्लूजन, तो टीचर क्या करेगी, एडजस्ट अजम्पशन, यानी बच्चों के जो भी अजम्पशन है, जो भी बच्चे सोचते हैं उसे एडजस्ट करना, और उनके जो भी कंक्लूज़न है उसे ड्रॉ करना, उसे एक्सेप्ट कर लेना। इस तरह की चीज़ें टीचर पहले एक्सेप्ट कर लेगी। और एज रिसर्चर current research indicates that acquired knowledge is not simply a collection of concepts, यानी कि अभी जो रिसर्चर हैं, जो भी जिन्होंने अनुसंधान किया है, उन्होंने बताया है कि जो भी बच्चे सिंपल तरीके से समावेश कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, एंड प्रोसीजरल स्किल्स फील्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो उन्हें ये लगता है, उन्हें जो प्रोसेस या कोई कौशल्य को प्राप्त कर लिया है, कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उन्हें लगता है लॉन्ग टर्म उन्हें याद रहेगी। Rather, the knowledge is structured by individuals in meaningful ways. But उन्हें ये नहीं पता है कि जो नॉलेज या ज्ञान है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया है, which grow and change over time, जो कि बढ़ता ही रहता है और टाइम के अनुसार बदलता ही रहता है। ये बात बच्चे नहीं जानते हैं। Formative assessment help you track how student knowledge is growing and changing in your classroom. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट
संरचनात्मक मूल्यांकन मदद करता है टीचर को ये ट्रैक करने में कि बच्चे का नॉलेज कितना ग्रो हुआ है और उसके अंदर अभी जो रियल टाइम चल रहा है उसके अंदर कितने चेंज आए हैं उस हिसाब से. While it is require a bit of a time investment, especially at first, the gains are more than worth it. तो टीचर को इसके लिए वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना पढ़ा है और उसे वो चीज़ कितनी समझ में आई है और आज के टाइम में वो उस चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. Some examples of formative assessment include portfolios. पोर्टफोलियो इंक्लूड होता है जिसमें बच्चों की हर एक्टिविटी को लिखे जाता है, कोई स्पेशल अगर मूवमेंट क्लास में होता है तो, और इस वजह से बच्चों के अंदर किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है या हमें उस पर क्या एक उपचार या फिर क्या हमें उस पर एक अच्छा उपाय ढूंढना चाहिए, इसके बारे में टीचर्स डिस्कस कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके. देन ग्रुप प्रोजेक्ट से बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट दे दीजिए. देन प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट से भी पता चलता है कि बच्चे कहाँ कम पढ़ रहे हैं और किस मोड पे या फिर किस वे पे उन्हें काम करना है. क्लास डिस्कशंस, बच्चे जब क्लास डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे टीचर उन्हें वर्बल या उनके थिंकिंग वे पे जज करती हैं. एंट्री एंड एग्जिट टिकट्स. एंट्री एंड एग्जिट टिकट ये एक गेम की तरह है, जैसे कि बच्चों को कुछ टॉपिक दे दिया और बच्चे उसे पढ़ते हैं, सामने आके एक चिट उठाते हैं और उन्हें टाइम लिमिट दे दिया जाता है जहाँ से वे उसे पढ़ते हैं, मतलब टाइम लिमिट में उन्हें उसकी नॉलेज देनी पड़ती है. शॉर्ट रेगुलर क्विजेस, छोटे और जो रेगुलर छोटे छोटे उन्हें रेगुलर वे पे अगर क्विजेस दिए जाएँ तो इससे भी बच्चों के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है. देन वर्चुअल क्लासरूम टूल्स लाइक सॉक्रेटिव. सॉक्रेटिव एक प्रकार के वीडियो मेकिंग या फिर क्रिएटर से रिलेटेड है, जिसमें बच्चे एडिटर या फिर वीडियो मेकर या डायरेक्टर इस तरीके से कुछ काम कर सकते हैं और जहाँ पे वे अपने कौशल्य को विकसित कर सकते हैं. When running formative assessment in your classroom, it's best to keep them short, easy to grade and consistent. तो निरंतर अपने ग्रेड को करने के लिए एक शॉर्ट और बहुत ही छोटा और आसान सा आप संरचनात्मक मूल्यांकन दे सकते हैं बच्चों को. इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लो स्टेक्स वे कैन हेल्प यू बेंचमार्क their progress and reduce math anxiety when a big test day rolls around. तो बच्चों को छोटे छोटे असाइनमेंट देके, छोटे छोटे टेस्ट देके हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं उस चीज़ को समझने में, ताकि बच्चे जब बड़ा एग्ज़ाम सॉल्व करें तब वो डरे ना और वे आसानी से उस एग्ज़ाम को सॉल्व करवा पाएँ. इसलिए जब हम छोटे छोटे एग्ज़ाम या टेस्ट बच्चों के लिए कराते हैं तो वो छोटे भी होने चाहिए साइज़ में, कम उसमें क्वेश्चंस हो, उसके बाद इजी हो ताकि बच्चे सॉल्व करने में इंटरेस्ट लें. इस तरीके से इस तरीके से बच्चों के अंदर की जो घबराहट है मैथ्स को लेके या डर होता है साइंस या मैथ्स के सब्जेक्ट को लेके, वो धीरे धीरे दूर हो जाता है और वो कुछ भी नहीं लगता है. जब बड़ा टेस्ट देते हैं, जब बच्चे बड़े टेस्ट में जब बैठते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं लगता है. असाइनमेंट्स असेस यूर स्टूडेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर स्किल्स विद अ सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड कैन बी डिफरेंशिएट फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स. जो असाइनमेंट होता है आपके बच्चों को असाइनमेंट बच्चों की पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल कौशल्य होते हैं उनके साथ आप बच्चों के क्वेश्चंस को देखिए, उनको नंबर दे दीजिए और उन्हें डिफरेंशिएट इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो बच्चों जो भी एक ग्रुप के बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके से आप देखिए और उसी हिसाब से आप उन्हें व्यक्तिगत तरीके से नंबर दें, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि वे और टीचर को भी समझ में आए कि बच्चे कहाँ पे बैक हो रहे हैं और बच्चे से हमें क्या करवाना है, कहाँ पे बच्चे की कौशल्य में कमी आ रही है और बच्चा भी इस चीज़ को समझ के
टीचर को सहयोग करे और छोटे छोटे टेस्ट के द्वारा वो अपने बड़े बड़े अचीव या बड़े बड़े गोल्स को अचीव करे। तो इस तरीके से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट था। चलिए अब हम देखते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन है। समेटिव असेसमेंट्स मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस। स्टूडेंट के प्रगति को या बच्चों की प्रोग्रेस को यहाँ पे अवलोकित किया जाता है एज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड प्रोवाइड डाटा फॉर यू स्कूल लीडर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लीडर्स। तो योगात्मक मूल्यांकन में ये जो है ये राजनीति के जो लोग हैं या डिस्ट्रिक्ट लीडर्स होते हैं, जिला अधिकारी, इन तक भी आप बच्चों के रिज़ल्ट जाते हैं और बच्चों की क्षमता को यहाँ पे मापा जाता है इसके द्वारा। दे आर कॉस्ट एफिशिएंट एंड वैल्यूएबल व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस बट दे डोंट। ये बहुत ही आसान और असरदार होता है जब बच्चों से संप्रेषण करते हैं तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है, बट दे डोंट ऑलवेज गिव क्लियर फीडबैक ऑन द लर्निंग प्रोसेस। बट वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अपना फीडबैक अपने पढ़ाई के बारे में नहीं देते हैं। बच्चे ओरली अच्छे होते हैं, संप्रेषण में अच्छे होते हैं, बट वो सारी चीज़ों में अच्छे नहीं होते हैं। एंड कैन फॉस्टर अ टीचर टू द टेस्ट, और टीचर ही उनके टेस्ट बनाती है। माइंडसेट इन यू आर नॉट केयरफुल। टीचर का ही एक माइंडसेट बन जाता है कि बच्चे में इस चीज़ की कमी है, तो उस हिसाब से उन्हें अवलोकित करने के लिए टेस्ट उनके माइंड के हिसाब से बनाया जाता है। दे आर स्ट्रेसफुल फॉर टीचर, और बच्चे इस वजह से स्ट्रेस हो जाते हैं, मतलब टेंशन में आ जाते हैं, वो थोड़े से डर जाते हैं। वन Harvard survey found 60% of teachers said preparing students to pass mandated standardized tests dictates most of or substantially affects their teaching। तो हार्वर्ड के एक सर्वे में ये देखा गया है कि 60% जो टीचर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों को पास करने के लिए जो एक अलग से टेस्ट बनता है, उस टेस्ट में ये दिखाया गया है कि टीचर के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहीं कंज्यूम होता है और ये एक बुरा असर डालता है उनकी पढ़ाई पे। यानी 60% बच्चों के लिए उन्हें ये काम करना पड़ता है। बट जस्ट बिकॉज इट्स अ समेटिव असेसमेंट डजेंट मीन इट कांट बी इंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड यूजफुल फॉर योर टीचिंग। तो ये योगात्मक मूल्यांकन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ स्टूडेंट को ही बिजी रखेगा या फिर टीचर के लिए ही यूज़फुल है। Try creating assessment that deviate from the standard multiple choice test like। तो टीचर ये ध्यान में रखें कि इसे अलग चॉइस, जो बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उनके लिए किस तरीके के टेस्ट टीचर्स बना सकती हैं। रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट करके एक टेस्ट होती है जिसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर अ शॉर्ट प्ले। बच्चों को कोई आप प्ले दे दीजिए जिसमें बच्चे स्क्रिप्ट लिखें और राइटिंग करें, जिससे उन बच्चों के अलग अलग स्किल्स यानी अलग अलग कौशल्य डेवलप हों। प्रोड्यूसिंग एन इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट। बच्चों के अंदर स्वावलंबी पढ़ाई की एक कौशल्य निर्माण हो, इस वजह से उन्हें इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोजेक्ट दिया जाए, यानी बच्चों को जो चीज़ पसंद है वो करके लाएं। तो इस तरीके से बच्चे अपने आप को जानकर अपने काम पे इंटरेस्ट लेंगे और वे सेल्फ स्टडी करने की तरफ मोटिवेट होंगे। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ समेटिव असेसमेंट यू गिव यूर स्टूडेंट्स, कीप सम बेस्ट प्रैक्टिसेस इन माइंड। तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता योगात्मक मूल्यांकन अगर आप दे रहे हैं स्टूडेंट को, बट आप ध्यान में नीचे दो जो चीज़ें दी गई हैं उसे आप ध्यान में रखिए। कीप इट रियल वर्ल्ड रिलेवेंट वेयर यू कैन। तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप जहाँ भी है वो रियल वर्ल्ड है और उससे आप रिलेट होकर चलिए। मेक क्वेश्चंस क्लियर एंड इंस्ट्रक्शंस इजी टू फॉलो। अपने जो क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर रखिए और जो इंस्ट्रक्शन हो बहुत ही ईजी रखिए, जिससे बच्चे उसे फॉलो कर सके, बच्चे उसे मतलब आयोजित कर सकें या उसे एक्सेप्ट कर सकें। गिव अ rubric so students know what expected of them।
रूबिक दे दीजिए, मैथ्स की एक रूबिक होती है, वो प्रैक्टिस दे दीजिए, तो बच्चे समझ जाएंगे कि आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और वो उस हिसाब से ही आपको अपना परफॉर्मेंस देंगे। क्रिएट यूर फाइनल टेस्ट आफ्टर, और उसके बाद आप अपना फाइनल टेस्ट बना लीजिए। नॉट बिफोर टीचिंग द लेसन, जो लेसन आपने पढ़ाया नहीं है उस टेस्ट को आप इन्वॉल्व ना करें। ट्राई ब्लाइंड ग्रेडिंग, डोंट लुक एट द नेम ऑन द असाइनमेंट बिफोर यू मार्क इट। आपने बच्चों को अगर कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दे दिया है तो ब्लाइंडली उसमें ग्रेड ना दें, क्योंकि आप ब्लाइंडली उसमें ग्रेड दें, क्योंकि आप बच्चों के नाम न देखें, बच्चों के प्रीवियस एक्टिविटी को देख के आप उसे मार्क्स न दें। आप उसी चीज़ को फोकस करें जहाँ पे अभी आप चेक कर रहे हैं, आप उसके कौशल्य को देखें, क्योंकि काफ़ी बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते बट वो प्रोजेक्ट या फिर किसी और टॉपिक में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो आप उस हिसाब से उन्हें मार्क्स दें या ग्रेड दें। उसके बाद हम चलते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट में देखिए, यह है इप्सेटिव असेसमेंट, वेयर अ स्टूडेंट लर्निंग इज मेजर्ड अगेंस्ट प्रीवियस अटेनमेंट। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे इप्सेटिव असेसमेंट में, वेयर अ स्टूडेंट्स लर्निंग इज मेजर्ड अगेंस्ट प्रीवियस अटेनमेंट, यानी कि बच्चे पहले क्या थे उसके विरुद्ध में जाके, मतलब वो चीज़ हम नहीं देखेंगे, बच्चे आज क्या कर रहे हैं उस चीज़ को हम मेज़र करेंगे या मापेंगे। ये है इप्सेटिव असेसमेंट। हाउ मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स गेट अ बैड ग्रेड ऑन अ टेस्ट एंड गेट सो डिस्करेज्ड दे स्टॉप ट्राइंग। वैसे इप्सेटिव का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाते हैं बच्चे। जैसे कि बच्चे अभी कुछ बच्चे बहुत ही गलत सा रिजल्ट लेके आएंगे, बुरा रिजल्ट लेके आएंगे और वो डिस्करेज हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, रुक जाएंगे उसी जगह पर, कुछ नहीं करेंगे। इप्सेटिव असेसमेंट आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग दैट कंपेयर्स प्रीवियस रिजल्ट्स विद अ सेकंड ट्राई, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू सेट गोल्स एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स। तो यहाँ पे इप्सेटिव असेसमेंट ऐसा है कि जो कि बच्चे के प्रीवियस जो रिज़ल्ट है उस पर फोकस ना करके बच्चे को मोटिवेट करेंगे और फिर से उसे सेकंड टाइम ट्राई करने का मौका देंगे, ताकि बच्चा अपनी कौशल्य को प्राप्त करे और अपने प्रीवियस रिज़ल्ट में जो भी परफॉर्मेंस में जो उसने गलती की थी उसे सुधारे और अभी वो एक बेहतर अवसर को लाभ ले। When a student hands in a piece of creative writing, जब बच्चों के हाथ एक क्रिएटिव या फिर संरचनात्मक राइटिंग में होते हैं, इट्स जस्ट द फर्स्ट ड्राफ्ट, वो एक उसका पहला मसौदा होता है। दे प्रैक्टिस एथलेटिक स्किल्स एंड म्यूजिकल टैलेंट्स टू इम्प्रूव बट डोंट ऑलवेज गेट द सेम चांस व्हेन इट कम्स टू अदर सब्जेक्ट लाइक मैथ। जैसे कि बच्चे एथलेटिक में फेल हो गए तो बच्चे फिर से उसी चीज़ को ट्राई करते हैं और फिर से उन्हें अवसर मिलता है और वो वहाँ बहुत अच्छा करते हैं। जैसे म्यूज़िकल में हुआ, बच्चे एक बार अगर गलत कर देते हैं, उन्हें फिर से बहुत सारी प्रैक्टिस दी जाती है, उनके वीक पॉइंट पे वर्क किया जाता है और वो फिर से परफॉर्म करके सही उस कौशल्य को प्राप्त कर लेते हैं। बट हमारी पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है, बच्चा एक बार अगर फेल हो गया तो हो गया, जैसे कि मैथ्स हुआ, फिर उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। A two-stage assessment framework helps students learn from their mistakes and motivate them to do better। तो जो टू स्टेज होती है असेसमेंट, मूल्यांकन होता है टू स्टेज, यानी पहले बच्चे का एक एग्ज़ाम हो चुका है, बच्चे का बुरा परफॉर्मेंस होने के बाद उस पर इम्प्रूव किया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसके स्किल्स पे वर्क किया जाता है और उसे फिर से एक एग्ज़ाम दी जाती है, उसे टू स्टेज असेसमेंट कहा गया है। इस संरचना से बच्चों को ये मदद मिलती है कि वे अपने जो गलती हुई है उस पर काम करें और अपने आप को उत्साह के साथ आगे बढ़ाए और अच्छा परफॉर्मेंस करें। प्लस इट रिमूव्स द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ गोल्स एंड टीचेस अब स्टूडेंट्स लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। जैसे कि बच्चे के अंदर एक आ जाता है कि वो उसका गोल है और उसे अचीव करना है। अगर वो बच्चा फेल हो गया है एग्ज़ाम में तो अब उसे लगता है सब कुछ ख़त्म, बट ऐसा नहीं है। इप्सेटिव असेसमेंट के द्वारा बच्चे ये सीख रहे हैं कि जो एक उनके पास एक सर्टन एक गोल था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि जो पढ़ाई है वो आजीवन चलती रहती है, हम उसे अपनी मेहनत से हासिल करते ही रहते हैं। अगर एक बार गलती हुई तो नो प्रॉब्लम, उसे फिर से उस पर काम करके हम उसे अचीव कर लेंगे। ये बात बच्चों को समझ में आ जाती है। यू कैन इनकॉर्पोरेट
इप्सेटिव असेसमेंट्स इनटू योर क्लासरूम विथ। तो हम बच्चों को इप्सेटिव असेसमेंट मूल्यांकन में क्लास में बच्चों की सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों के हेल्प से उन्हें पढ़ा सकते हैं। पोर्टफोलियोज़ देखेंगे बच्चों का, और 2 स्टेज टेस्टिंग प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ जिससे बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। इस तरीके से इप्सेटिव असेसमेंट ख़त्म। अब हम यहाँ देखेंगे नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में जहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों के मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है ये, जहाँ पे अबो एवरेज है और बिलो एवरेज है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स के नाम होते हैं यहाँ, और बच्चे या ये अपना गोल है, यहाँ तक बच्चों को पहुँचना है, ये एवरेज है। और ये है स्कोर्स इन परसेंटाइल्स, और उस हिसाब से बच्चों के ग्रोथ को इवैल्यूएट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट्स आर, चलिए दोस्तों नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अब कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।